अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया? क्या ऐसा करना संवैधानिक था? यदि नहीं तो अधिकांश कानूनी टिप्पणियां हमें बताती हैं कि उत्तर नहीं है। फिर यह राष्ट्रीय महत्व और हमारे लोकतंत्र से जुड़ा मामला है, इसमें प्रधानमंत्री की भी हिस्सेदारी है। कोर्ट ने इसे भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून सीएए के जरिए 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को अलग कर दिया गया, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इनमें से मुसलमानों को अलग थलग किया जाना है और बाकी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सवाल है कि आखिर सिर्फ इन 3 पड़ोसी देशों को ही क्यों चुना गया? इनमें लंका, चीन और बर्मा क्यों नहीं है? लेकिन इसकी कोई व्याख्या इस कानून में नहीं है कि अभी प्रशांत भूषण जी ने पब्लिकली आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे लोग जजों का डोजियर तैयार करवा लेते हैं, जिसमें जो है तमाम अपनी एजेंसियों को लगा करके, जिसमें जो है ये रहता है कि अगर जज का कोई कमजोर बिंदु मिल गया तो उसके आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत गंभीर आरोप है। इस पर या तो प्रशांत भूषण के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को कैटेगरिकली कहना चाहिए कि जो है हम डोजियर से नहीं डरते हैं या हमारे यहाँ कोई डोजियर नहीं है। 3 है अनुच्छेद 370। इसे लेकर अगस्त 2019 में याचिका दायर की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, इस पर सितंबर 2017 में याचिका दायर हुई थी। नागरिक संशोधन कानून सीएए, इसके खिलाफ दिसंबर 2019 में अर्जी दाखिल की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड भी अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होने लगे तब समझिए, आपसे बता रहे हैं। आपका जो है मनी विधेयक भी जो है वो, जब मनी विधेयक की भी संवैधानिकता पर जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली सुन के जजमेंट दे, फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है कि मनी विधेयक को वैलिड ठहराता है कि इनवैलिड ठहराता है। इस बात को दोहराने की शायद जरूरत नहीं है कि आखिर ये तीनों यह मुद्दे क्यों हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने बेहद जोर दिया है, लेकिन यह कहना अनिवार्य है कि मुद्दे आखिर हैं क्या। भारत में 22,000 करोड़ खर्च करके नई संसद बन गई। नई संसद में पिछले विशेष सत्र के दौरान कामकाज भी शुरू हो गया, लेकिन पुराने कानूनों की समस्याएं जस की तस हैं। इसका एक कारण तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तय करने में काफी झिझकता रहा है और काफी ढीलेपन का परिचय देता रहा है। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जब से चीफ जस्टिस बने हैं तब से देश में कानून के क्षेत्र को, संवैधानिकता को लेकर पूरे देश में एक आशा का संचार हुआ, लेकिन वो आशा का संचार किसी दिन उसकी जो है आशा आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या कहते हैं बात सुन करके, और किसी दिन बड़ा निराशा से जो है वो क्या कहते हैं लोग भर जाते हैं कि अरे ये भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा। अब सरकार ने समलैंगिक विवाह का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने इससे सहमति जता दी। इस तरह भारत ने वैवाहिक समानता को खारिज कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि यह भी बहुमत सर्वसम्मत का नहीं है, 3-2 का बहुमत है। तो इस 3-2 के बहुमत को 7 जजों के बेंच में या 11 जजों के बेंच में या 9 जजों के बेंच में क्यों न भेजा जाए? जब ये इस तरह का है तो ये इसको भी इसके लिए भी होना चाहिए भाई ये 5 जजों बेंच में या ये जो है इसके साथ न्याय नहीं हुआ इसको भेजा जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को कानूनी ठहरा दिया है कि अगर कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कोई ये ना हो, 2 लोग अगर जो है वयस्क हों और वो समलैंगिक रूप से रहना चाहते हो तो उनके रहने पर कोई प्रतिबंध नहीं। दूसरी बात, आपकी सुप्रीम कोर्ट बराबर ये रूलिंग देती रही है कि 2 वयस्क लोग भले शादीशुदा हो के कुछ भी हो, किसी के साथ भी रहने के लिए जो है वो मतलब उनको मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने व्यभिचार के कानूनों को खत्म कर दिया है। ऐसे में जो है वो समलैंगिकता विवाह का विरोध करने का कोई औचित्य भाई मुझे तो नहीं समझ में आता। जब आप इतना प्रोग्रेसिव हैं तो आप इसमें क्यों जो है रेट्रोगेटरी चलने लगे? अब सवाल है कि G20 देशों में ऐसे देश जहां वैवाहिक समानता दी गई है उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, मैक्सिको,
दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। इसका विरोध करने वाले देशों में चीन, इंडोनेशिया, जापान, रूस, सऊदी अरब और तुर्की के साथ भारत शामिल है। माने माइनॉरिटी में है, आप समझ लीजिए। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने वैश्विक स्तर पर इस बाबत अभियान चलाए हैं और प्रभावी भी रहे हैं, और इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि ऐसा समय आएगा जब इस मामले में उनकी जीत होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत ऐसे मुद्दों पर क्यों अड़ा हुआ है जिसे एक न एक दिन तो व्यवहार में आना ही है। पहले समलैंगिकता भी नहीं खत्म हो रही थी, अब आखिर समलैंगिकता खत्म हो गई है। माने वो कानूनी रूप से अपराध नहीं रही अगर जोर जबरदस्ती न की जाए तो जोर जबरदस्ती तो विवाह भी कर दिया जाए तो अपराध है। अब इसका जवाब आसान नहीं है। इसका कारण यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है कि जो अलग अलग मुद्दों पर जो है वो ढीला है। अब यह ढीलापन अक्सर ऐसे मामलों में दिखाई पड़ता है जहां सरकार, खास तौर से प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया है। वर्षों से विभिन्न समूहों और निजी व्यक्ति मोदी सरकार के कुछ कानूनों और कार्यों की संवैधानिकता तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। देर सवेर कोर्ट ने इनमें से कुछ मामलों पर गौर किया, लेकिन फैसला किसी में भी नहीं आया है। इन मुद्दों को सार्वजनिक विमर्श में रखना महत्वपूर्ण है। ऐसे ही मुद्दों में से 3 है अनुच्छेद 370। इसे लेकर अगस्त 2019 में याचिका दायर की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, इस पर सितंबर 2017 में याचिका दायर हुई थी। नागरिक संशोधन कानून CAA, इसके खिलाफ दिसंबर 2019 में अर्जी दाखिल की गई थी। इलेक्टोरल बॉन्ड भी अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होने लगे तब समझिए, आपसे बता दें। आपका जो है मनी विधेयक भी जो है वो, जब मनी विधेयक की भी संवैधानिकता पर जब सुप्रीम कोर्ट फाइनली सुन के जजमेंट दे, फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है कि मनी विधेयक को वैलिड ठहराता है कि इनवैलिड ठहराता है। इस बात को दोहराने की शायद जरूरत नहीं है कि आखिर ये तीनों यह मुद्दे क्यों हैं जिन पर प्रधानमंत्री ने बेहद जोर दिया है, लेकिन यह कहना अनिवार्य है कि मुद्दे आखिर हैं क्या। सवाल इस बात का है कि अभी प्रशांत भूषण जी ने पब्लिकली आरोप लगाया है कि सरकार में बैठे लोग जजों का डोजियर तैयार करवा लेते हैं, जिसमें जो है तमाम अपनी एजेंसियों को लगा करके, जिसमें जो है ये रहता है कि अगर जज का कोई कमजोर बिंदु मिल गया तो उसके आधार पर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत गंभीर आरोप है। इस पर या तो प्रशांत भूषण के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट को कैटेगरिकली कहना चाहिए कि जो है हम डोजियर से नहीं डरते हैं, या हमारे यहाँ कोई डोजियर नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आखिर जो है अभी एक पिछले उसमें बहस के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि सरकार को सतर्क रहना, उसको कोर्ट को सतर्क और चौकन्ना रहना चाहिए। तो क्या ये डोजियर का इनडायरेक्ट भय दिखाया था उन्होंने? इस पर सुप्रीम कोर्ट को खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि देश भर में इससे भ्रम फैल गया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। एक पंक्ति में कहें तो इसलिए इसे खत्म करना चाहिए। इसमें क्या होता है, बीते करीब 6 वर्षों से हो रहा है वह है कि राजनीतिक दलों को असीमित बेनामी चंदा मिल रहा है। इस बॉन्ड का विरोध तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग ने भी किया था, लेकिन इन दोनों ही स्वायत्त संस्थाओं की बात को मोदी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड बियरर चेक जैसे होते हैं, एक तरह का कैश यानी खालिस नकद। कोई भी व्यक्ति इन बॉन्ड को खरीद सकता है, इसे किसी तीसरे पक्ष को, जिसमें विदेशी सरकार, कोई आपराधिक गैंग भी हो सकता है, उसे बेच सकता है, और फिर वो तीसरा पक्ष इसे अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को चंदे के रूप में दे सकता है। अब आज तक यही नहीं पता चला कि किन किन विदेशी सरकारों से, विदेशी एजेंसियों से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा आ रहा है, और किस किस पार्टी को कितना कितना रुपया मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली रकम 1 करोड़ रुपए की है। अब यह पाठकों के मतलब अब आपके विवेक पर है कि हम में से कौन किसी ऐसे दल को 1 करोड़ रुपया देना चाहेगा जिसे हम वोट देते हैं। इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आने वाली रकम का बड़ा हिस्सा बीजेपी के ही खाते में जाता है। अभी तक तो यही हो रहा है। रिजर्व बैंक की आपत्ति और लोकतांत्रिक अखंडता पर उठाए गए गंभीर सवालों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल में इस मामले में कोई फैसला नहीं किया है। और अभी भी जब मामला आया तो उसमें जो है वो सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि इसमें जल्दीबाजी मत कीजिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड याचिकाओं पर सुनवाई मत कीजिए। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड याचिकाएं बेल बॉन्ड में हैं, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड याचिकाएं आपके क्या कहते हैं जो
सरकार के तमाम एजेंडों के लागी के 3 तलाक का जैसे मामला है, वो जो पॉलिटिकल वो है, वो उसमें नहीं है। पूरे दक्षिण एशिया में कश्मीर ऐसी अकेली जगह है जहां जून 2018 से चुनी हुई सरकार नहीं है। मैंने 5 साल हो गया, 23 हो गया, मैंने 5 साल से ऊपर जा रहा है मामला। ऐसा 5 साल से अधिक समय से पहले से था, उसके कुछ महीनों के बाद ही अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। क्या ऐसा करना संवैधानिक था? यदि नहीं तो अधिकांश कानूनी टिप्पणियां हमें बताती हैं कि उत्तर नहीं है। फिर यह राष्ट्रीय महत्व और हमारे लोकतंत्र से जुड़ा मामला है, इसमें प्रधानमंत्री की भी हिस्सेदारी है। कोर्ट ने इसे भी प्राथमिकता नहीं दी। इसी तरह नागरिकता संशोधन कानून सीएए के जरिए 3 पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को अलग कर दिया गया, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे। इनमें से मुसलमानों को अलग थलग किया जाना है और बाकी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। सवाल है कि आखिर सिर्फ इन 3 पड़ोसी देशों को ही क्यों चुना गया? इनमें लंका, चीन और बर्मा क्यों नहीं है? लेकिन इसकी कोई व्याख्या इस कानून में नहीं है। आखिर मुसलमानों को ही क्यों अलग किया गया और दूसरे हाशिए के समूहों को क्यों नहीं? इसका भी कोई जवाब नहीं है। सवाल है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, चुन चुन करके, छीन छीन करके नागरिकता देना चाहते हैं, नहीं तो नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई जो धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं वो ऐसी पोजीशन में आ जाए कि चुनाव को प्रभावित करने लगे। तो यहाँ ये भी चुनाव का भी एंगल है। गृह मंत्री ने बताया था कि सीएए को एनपीआर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के साथ देखा जाना चाहिए। पहला कानून मुसलमानों को अलग थलग करता है, दूसरा उन्हें जेल में डालने का प्रावधान करता है। 2019 और 2020 के साहसी विरोध प्रदर्शनों के चलते सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे और बीजेपी अभी तक सीएए लागू नहीं कर सकी है। हालांकि उसे पारित हुए लगभग 4 साल बीत चुके हैं। इस कानून को तुरंत ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता अभी तक निर्धारित नहीं की है। इस किस्म के रिकॉर्ड हमारे सामने हैं और भी मिसालें हैं जब कोर्ट ने वैसा कुछ नहीं किया जैसा कि उसे करना चाहिए था। जब सरकार पर आम नागरिकों की गैर कानूनी जासूसी के आरोप लगे तो उसे क्लीन चिट मिल गई। यह स्पष्ट ही नहीं हुआ कि कोर्ट ने पेगासस मामले में किया क्या। बीते साल सिर्फ एक हेडलाइन में खबर आई थी जिसमें कहा गया था कोई सबूत नहीं, सरकार ने सहयोग नहीं किया। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच। अब सरकार से पूछा गया कि आपने पेगासस खरीदा कि नहीं खरीदा, क्योंकि इजराइल की एनएसओ ने, जिसने इस स्पाईवेयर को बेचा, उसका कहना था कि वो केवल सरकारों को ही बेचते हैं। तो अगर भारत में किसी ने खरीदा तो सरकार या सरकारी एजेंसियों ने खरीदा। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि हमने जासूसी नहीं की, लेकिन हमने खरीदा है। सरकार ने नहीं बताया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि कोई सबूत नहीं मिला? हमेशा ये माना जाता है कि अगर इस तरह के मामले में गोलमोल जवाब आता है तो ये इनडायरेक्टली मान लिया जाता है कि इन्होंने ऐसा किया है, इसलिए हाँ ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हाँ ना में जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को मजबूर कर सकता था, उसे करना चाहिए था कि वह शपथ पत्र देकर बताए कि उसने इस जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए किया या नहीं, इसे खरीदा या नहीं। लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट जो है वो आपके क्या कहते हैं, सहयोगात्मक जो है मोड में आ गई या राष्ट्रीय मोड में आ गई। अदालत उन मामलों की सुनवाई भी लंबे समय तक टालती रही है जिसे सरकार नहीं चाहती है। पिछले कुछ समय से कुछ बेंचों का गठन शुरू हो गया, लेकिन इस बीच काफी नुकसान हो चुका है। अभी भी यह हो रहा है, खासकर इलेक्टोरल बॉन्ड, मनी बिल जैसे मुद्दों पर। तो सवाल इस बात का है कि आखिर आप क्या करेंगे, आप बताइए। अगर सरकार ही जो, सुप्रीम कोर्ट ही जो एक आपके पास सहारा है, और या फिर 5 साल में चुनाव होगा तब आए तो उस समय तमाम और मुद्दे आ जाते हैं। इतने छोटे जो ये जो है उसको आपको माइक्रो लेवल पर जो है लोगों को नहीं बताया जाए कि सरकारी गड़बड़ी करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग आम तौर पर हमें भोजन मिलता है, पड़ोसी को मिले ना मिले इसकी परवाह नहीं करते। हमें मिल रहा है बस उतने में ही वो संतुष्ट है। 5 किलो अनाज में ही संतुष्ट है। तमाम फ्री बीज की घोषणाएं हो रही हैं, उतने में ही संतुष्ट है। कोई असंतोष जो है उनका उस समय चुनाव समय नहीं आता। फिर जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, बिरादरीवाद, ये भी सब तमाम फैक्टर हो जाते हैं। धार्मिक मामले हो जाते हैं, हिंदू मुसलमान हो जाता है, दलित पिछड़ा अगड़ा हो जाता है। इन सब मुद्दों पर वोट पड़ जाते हैं और बाकी जो प्रमुख मुद्दे हैं वो गौड़ हो जाते हैं। अब सरकार जो है ने के खिलाफ पूरे 9 साल में पहली बार जो है आपके सीएजी ने एडवर्स रिपोर्ट दी,
तो सीएजी के जो है रिवर्स रिपोर्ट देने वाले 3 अधिकारियों का ही सरकार ने ट्रांसफर करवा दिया और उसको कहा जा रहा है कि रूटीन ट्रांसफर है। तो सवाल इस बात का है कि ऐसे में जब कोर्ट ही आपके बचाव में नहीं खड़ा होगा, तो जो सरकार की जो भी गलत और सही निर्णय होगा उसमें क्या करेंगे? अब जैसे कि रथ यात्रा निकालने की बात हो रही है और रथ यात्रा प्रभारी आईएएस को बनाने की बात हुई, मान लीजिए कोर्ट में जाता है और कोर्ट इस पर लगाम नहीं लगाता, तो रथ यात्रा प्रभारी बन के आईएएस जाएँगे ना, वो जो जिला सँभालते थे वो रथ यात्रा सँभालेंगे। वो गाँव-गाँव में जाएँगे, गाँव में पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनका स्वागत होगा कि विरोध होगा। ऐसे भी जो गाँव में सरकारी कार्यक्रम होते हैं वो कहने के लिए होते हैं, बाकी सुपर फ्लॉप होते हैं। अभी रथ यात्रा जो है वो क्या होगी, सुपर फ्लॉप होगी या जो है सुपर सक्सेस होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी तो रथ यात्रा 20 नवंबर से है, तब तक गंगा जी में बहुत पानी बहेगा, पता नहीं कितना पानी बहेगा और तब अभी सामने आएगा।